सो है वन आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ एसएससी एमटीएस 2025 का जीके जीएस का जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और ये आपका महाभारत सीरीज चल रहा है गाइस। यहाँ पे मैं जितना हो सके उतना ज्यादा आपको कोशिश करूंगी उतने सारी पॉइंट को क्लियर आउट कराने के। एंड ट्रस्ट में गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर आउट होगी। एंड मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यहाँ पे आपको नोट करते हुए चलना है जितनी भी सारी चीजें आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं एक एक चीज को आपको समझाने वाली हूँ। तो जितनी भी सारी चीजें आपको पता नहीं है प्लीज उसको नोट करिए एंड उसका जितना ज्यादा हो सके चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की या फिर नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले ये समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता वो होती है यानी कि एक ऐसा परमाणु जिसकी जो क्षमता होती है ना वो रासायनिक यौगिक में जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है खींचता है, ठीक है ना। तो इस विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, रासायनिक यौगिक में, लिख लीजिए, रासायनिक रासायनिक यौगिक में क्या करता है, रासायनिक यौगिक में जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। इसका भी मैं आंसर बताती हूँ, पहले मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। और जो ये जो अपनी ओर खींचता है तो इसको जो है याद रखिएगा, इसे जो है कौन से स्केल पे इसकी गणना की जाती है। तो याद रखिएगा कि विद्युत ऋणात्मकता की जो गणना की जाती है, गणना, ये कौन से स्केल पे की जाती है। तो याद रखिएगा इसकी गणना की जाती है पॉलिंग स्केल पे, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, पॉलिंग स्केल पर, ठीक है। इसकी गणना की जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है ये ऋणात्मकता किसकी है, विद्युत ऋणात्मकता, तो ये है फ्लोरीन की, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्लोरीन के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे कि फ्लोरीन जो होता है, याद रखिएगा, ये परमाणु आकार जो है इसका बहुत छोटा होता है। इसका परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और क्या याद रखना है, याद रखिएगा कि इसके जो है इसमें क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होता है। नाभिकीय नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो है फ्लोरीन का जो है ये परमाणु इसका क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है गाइस, याद रखिएगा, ये होता है 9, ठीक है ना। और ये कौन से समूह का सदस्य होता है, तो याद रखिएगा ये जो समूह का सदस्य होता है वो होता है आपके 17वें समूह का सदस्य, ठीक है ना। 17वें समूह का सदस्य। और 17वां समूह आपका कौन सा होता है, ये आता है आपका हैलोजन समूह। 17वां समूह आपका कौन सा है, ये हैलोजन समूह है। हैलोजन समूह में आपने पढ़ा होगा कि इस समूह में कौन कौन से आते हैं। तो इस समूह में जैसे कि अगर मैं बात करूं हैलोजन समूह में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो हैलोजन समूह में आपका आ जाएगा फ्लोरीन आ जाएगा। हैलोजन समूह का सदस्य होता है, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हैलोजन समूह का सदस्य होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे कि जो है इसे जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है इसकी सबसे अधिक होती है। तो इसकी गणना जो पॉलिंग स्केल पे की गई है, तो ये जो गणना की गई है इसकी, ये कितना है, तो इसकी गणना करने पर जो है ये 3.98
किसकी है? फ्लोरीन की है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 3.98 फ्लोरीन की है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3.44 ये किसकी है गाइस? तो 3.44 ऑक्सीजन की है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो है 3.16 किसका हो गया? 3.16 हो गया आपके क्लोरीन का, ठीक है। तो ये तीन जो है आपको याद रखना है। सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक जो है ये फ्लोरीन का होता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है और तीसरे नंबर पे आपका फ्लोरीन आता है। इसके बाद आपका नाइट्रोजन आता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। लेकिन यही अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है ये फ्लोरीन के बाद आती है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता? ऑक्सीजन हो जाता, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर आपको याद रखना है। चलिए मैं एक नंबर और लिखा देती हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गन्ना में नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3.04% इसका है। तो इसका ये किसका है? ये नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए उंगली नुमा प्रवध क्या कहलाते हैं? तो अवरोधनी कहलाते हैं, ग्रंथिया कहलाते हैं, पलकांश कहलाते हैं, या फिर अंकुर कहलाते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंकुर, अंकुर की जगह पे आपको विल्ली भी ऑप्शन में दिया रहेगा। विल्ली भी अगर ऑप्शन में दिया रहे, ये हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में, तो भी ये आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में विल्ली कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो अंकुर होता है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है छोटी आंत की जो है सबसे भीतरी सतह में, ठीक है ना, भीतरी सतह पर क्या होती है? ये उंगली नुमा जो है इसकी संरचनाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको क्या रखना है कि छोटी आंत, छोटी आंत की भीतरी सतह पर, भीतरी सतह पर क्या होती है? उंगली नुमा संरचना होती है, अंगुली नुमा संरचना होती है, ठीक है। संरचना होती है जो ये क्या करती है गाइस, तो ये क्या करती है? ये जो है पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है, ठीक है ना। ये क्या करती है? पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है, अवशोषण को बढ़ाती है। इसके बाद याद रखिएगा कि अंकुर में क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा हर अंकुर में जो है रक्त वाहिका भी होती है और लसिका वाहिका भी होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हर अंकुर में क्या होता है? हर अंकुर में जो है, हर अंकुर में क्या होती है? रक्त वाहिका होती है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, और क्या होती है गाइस? और जब याद रखिएगा लसिका वाहिकाएं होती है, लसिका वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, वाहिकाएं होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है, याद रखिएगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड जो होता है, ऐसे जो तत्व होते हैं वो इसमें क्या करते हैं? इसमें जो है ये तत्व जो है क्या करते हैं? रक्त में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और रक्त में प्रवेश किसके द्वारा करते हैं? तो इसी अंकुर के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इस अंकुर से, अंकुर की ही मदद से, ठीक है ना। इनके बारे में लिखा रही हूँ तो ये छोड़ देती हूँ। यहाँ पे आप लिखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। इसके बाद याद रखिएगा अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जो आपका फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये जो तत्व होते हैं याद रखिएगा, ये रक्त में प्रवेश करते हैं इसी के द्वारा, रक्त में प्रवेश करते हैं इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इतना पॉइंट आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत लोगों को अवरोधनी नहीं समझ में आ रहा होगा, अवरोधनी क्या करता है, तो याद रखिएगा ये जो है ये मांसपेशियां जो होते हैं, ये इसे मांसपेशियां द्वार होते हैं, ठीक है ना। तो अवरोधनी क्या करती है, अवरोधनी जो आंत का जो मार्ग होता है ना, उसको नियंत्रित करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या करती है, ये जो है आंतों के मार्गों को, आंतों के मार्गों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। आंतों के मार्गों को नियंत्रित करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ग्रंथिया की बात करूं, तो ग्रंथिया क्या करती है, तो ये जो है हार्मोन एंजाइम जो आपका जो होता है, इस जो रस या फिर जो है ये हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये ग्रंथिया क्या करती है, ये ग्रंथिया जो है रस या फिर हार्मोन, रस या हार्मोन का स्राव करती है। समझ रहे हैं ना, जैसे आपका हार्मोन एंजाइम लार ये सब जो होता है, ये स्राव कौन करती है, ग्रंथिया करती है। तो रस या हार्मोन का स्राव करती है, स्राव करती है कौन, ग्रंथिया करती है। और ये जो है आपका पलकामस जो है गाइस, इसका काम क्या होता है, ये जो है कोशिका की जो है सतह पर होता है, ठीक है ना। ये क्या क्या होता है गाइस, याद रखिएगा, ये कोशिका की सतह पर होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, पहला तो ये याद रखिएगा कि ये जो है कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती है, कोशिकाओं की, कोशिकाओं की सतह पर, सतह पर पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। और क्या करती है, और तरल पदार्थ को स्थानांतरित करती है, ठीक है ना। और तरल पदार्थ को, और तरल पदार्थ को स्थानांतरित करती है, नांतरित, स्थानांतरित करती है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। मैं जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करते हुए चलेगा। और पहले आप वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखिए, एंड सेकेंड टाइम इसका नोट बनाएगा। पहले नोट बनाएगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहले आपको चीजें समझनी है, ठीक है ना। और अब जो है आप सोचेंगे कि एमटीएस का इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, ये आप प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देख ले, अब कोई भी चीज इजी नहीं रह गया। जितना अच्छा से चीजों को समझेंगे, जितने विस्तार तरीके से समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वस्तु पर आय शुल्क पूरी तरह से हटा दी है। तो भारत सरकार ने जो है कौन सी वस्तु पे, चीनी पे, कच्चा कपास पे, गेहूं पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2025 में जो है कच्चा कपास पे जो है पूरी तरीके से आय शुल्क हटा दिया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इसने जो है भारत सरकार ने कौन सी वस्तु पे जो है 2025 में आय शुल्क हटा दिया, मैं वो भी बात करूंगी, लेकिन पहले आप लोगों को मैं डेट बता देती हूँ, ठीक है ना। तो ये जो छूट जो है ये कब से कब तक मान्यता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये जो है 31 दिसंबर 2025 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2025 तक, 2025 तक क्या है, छूट है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस पे 2025 में जो है आय शुल्क हटा दी गई है। तो पहला तो आपका है कच्चा कपास। यहाँ पे कच्चा कपास लिखने का मतलब ये है कि यहाँ से आप ये कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ मतलब कि मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। आय शुल्क हटाने की बात कर रही हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सूरजमुखी के तेल पर भी कोई शुल्क नहीं है। तो ये आपका करेंट का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये रखा, ये आपका प्रीवियस ईयर नहीं है, ठीक है ना। सूरजमुखी तेल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा और कौन सा है, तो और याद रखिएगा एक जो है आपका कच्चा सोयाबीन तेल पर जो है, कच्चा तेल पे नहीं, कच्चा सोयाबीन तेल पर जो है छूट है। कच्चा सोयाबीन तेल, कच्चा सोयाबीन तेल पर छूट है, ठीक है ना। तो इन तीन चीजों पे जो है छूट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा पहले जो है कच्चा कपास पे 11% की छूट, 11% इस पे आय शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब पूरी तरीके से इस पे छूट कर दिया गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ चीजों की बताऊं कि किस पे कितना परसेंट जो है ये है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आय शुल्क दर कितना है, जैसे अगर
कार की बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कार पर जो है वो कितना आय शुल्क है गाइस, तो याद रखिएगा कार पर जो है वो 60% तक की आय शुल्क है। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो आपकी जो है उच्च मूल्य वाली कार है, यानी कि जो है जो भारी कीमतों पे मिलती है, ठीक है, कार हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा जैसे आपका एलईडी टीवी हो गया, ठीक है ना, एलईडी टीवी। तो ये जो 32 इंच के ऊपर जो आती है, ठीक है ना, 32 इंच के ऊपर, इस पे भी आय शुल्क दर है। तो इस पे कितना है गाइस, तो याद रखिएगा इस पे 20% है। ठीक है ना, इस पे कितना है, इस पे 20% है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और याद रखिएगा, जैसे अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, मोबाइल, तो मोबाइल हो गया या फिर जो है आपका और क्या हो गया, मोबाइल फोन अभी वो भी मतलब कि कुछ मॉडल, सब मॉडल नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कुछ मॉडल। इस पे जो है कितना है, तो इस पे जो है 10 to 20% आय शुल्क दर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ चौथा, अगर मैं जो है सबसे ज्यादा जो है आय शुल्क दर किस पे है, तो सबसे ज्यादा जो है सौंदर्य का जो चीज मिलता है ना, सौंदर्य वाला, उस पर जो है सबसे ज्यादा है, सौंदर्य प्रसाधन। इस पे सबसे ज्यादा, इस पे कितना है guys? तो इस पे जो है 20 से 28% है, ये ब्रांड पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है कुछ दवाइयों पर भी टैक्स है। ठीक है, तो इतना नहीं है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, इस पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मशीनरी या फिर जो है औद्योगिक उपकरण पे कितना है, मशीनरी या फिर जो है आपका औद्योगिक औद्योगिक उपकरण, इस पे कितना परसेंट का टैक्स है guys? तो इस पे जो है 7.5 से और 10% तक का आय शुल्क दर है, 7.5 से 10% तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर का प्रस्ताव किसने दिया था, तो E बराबर mc स्क्वायर का प्रस्ताव आइंस्टीन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, फैराडे ने दिया था या फिर बॉस ने दिया था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम एक एक करके सबसे पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो है E बराबर mc स्क्वायर का प्रस्ताव इन्होंने दिया था, तो इनका कहना क्या था गाइस, इनका कहना था कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो है वो एक दूसरे के क्या है, परिवर्तनीय है। तो इन E बराबर mc स्क्वायर का प्रस्ताव दिया था, इसका मतलब क्या था, द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के परिवर्तनीय है। ठीक है ना, परिवर्त इसको अच्छे से इरेज करके लिख देती हूँ। ठीक है ना, परिवर्तनीय है। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। यानी कि जो है, यानी इसका मतलब क्या हो जाता है कि किसी द्रव्यमान जो है वो उसकी जो है ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। ठीक है ना, इसमें क्या आपको कह रहा है कि कोई भी द्रव्यमान जो होता है उसकी ऊर्जा का क्या हो जाता है, स्रोत होता है। द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के क्या है, परिवर्तनीय, यानी कि किसी द्रव्यमान जो है उसकी ऊर्जा का स्रोत है। इसका मतलब समझ रहे, यानी मैं सिंपल में भी समझा देती हूँ। किसी द्रव्यमान उसकी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना, उसके ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये आपसे ये E बराबर mc स्क्वायर ये कहता है। ठीक है ना, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ E बराबर आपका क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो E बराबर आपका हो गया है, E बराबर आपका ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है ना, E बराबर ऊर्जा हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ M बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मास, मास, और जो है आपका C स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रकाश की गति का वर्ग हो गया। ठीक है ना, प्रकाश की गति का वर्ग। ठीक है, यानी कि जो है स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूला जो है यही बताता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा इन्होंने जो है
अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है याद रखिएगा 1905 में जो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत दिया था। ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत 1905 में 1905 में इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की भी खोज की थी, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या था ये भी मैं आपको बता, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है सबसे पहले जो है इसका खोज किया था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो है सबसे पहले खोज किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। ठीक है ना, तो फोटो प्रभाव की जो है सबसे पहले खोज किसने किया था ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले खोज, तो सबसे पहले खोज किसने किया था, तो सीधे याद रखिएगा हर्ट्ज ने। ठीक है, हर्ट्ज ने की थी। कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1887 में की थी। फिर बाद में जो है याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है ये इन्होंने जो है इसको सिद्ध किया था। ठीक है ना, तो सिद्ध किया कि जो है प्रकाश में फोटोन होते हैं, जब धातु की सतह से टकराते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो इन्होंने जो है आइंस्टीन ने क्या किया था, आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ठीक है, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को सिद्ध किया था। खोज सबसे पहले किसने की थी, हेनरी ने की थी, लेकिन सिद्ध किसने किया था, सिद्ध, तो सिद्ध आइंस्टीन ने किया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो है प्रकाश में जो है क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, प्रकाश में फोटोन होते हैं, फोटोन होते हैं। ठीक है, प्रकाश में फोटोन होते हैं, और जब ये क्या करते हैं, जब ये धातु की सतह से टकराते हैं, जब धातु की सतह से टकराते हैं, सतह से टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं गाइस, जब ये धातु की सतह से टकराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, और इसी के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा, इसे जो है इसी इन्होंने जो सिद्ध किया था, इसी सिद्ध की वजह से 1921 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आइंस्टीन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था। तो बताइए कौन से वंश से संबंधित था, शक वंश से, पल्लव वंश से, पाला वंश से, या फिर जो है आपके शुंग वंश से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक वंश से। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा गाइस, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक वंश का जो है रुद्रदामन जो है याद रखिएगा, शक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, शक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा ये जो है इसका शासन काल कब से कब तक था, तो याद रख लीजिएगा इसका शासन काल था 130 से लेकर जो है 150 ईस्वी तक, 130 से लेकर 150 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, तो याद रखिएगा इसका शासन क्षेत्र, याद रखिएगा कि शासन क्षेत्र जो था ये कहाँ से कहाँ तक था, इसका शासन क्षेत्र, तो याद रखिएगा इसका शासन क्षेत्र था आपका जो है, याद रखिएगा मथुरा हो गया, कौन कौन से में इसका शासन क्षेत्र था, मथुरा हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, सौराष्ट्र हो गया,
सौराष्ट्र हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है और कौन सा हो गया, मालवा, हाँ मालवा हो गया, मालवा हो गया, कच्छ हो गया, ठीक है, कच्छ हो गया। इसके बाद एक और है उत्तरी कोंकण, उत्तरी कोंकण तक फैला था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो यह देखिएगा ये जो है आपके इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने जो है सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। और सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण कराया तो इसका जो है उल्लेख किसमें मिलता है। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है जूनागढ़ उल्लेख में। इसका उल्लेख है जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ शिलालेख में, ठीक है ना, वर्णित है। इसके बाद देखिएगा ये जो जूनागढ़ शिलालेख है गाइस, याद रखिएगा ये जो है संस्कृत में जो है पहला शिलालेख था, ठीक है ना, संस्कृत का पहला शिलालेख, संस्कृत का पहला शिलालेख था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इन्होंने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा रुद्र दामन जो है इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, महाक्षत्रप, महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, किया था मतलब, की थी नहीं किया था, किया था, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में जो है स्थित है गाइस। तो अंटार्कटिका में है, एशिया में है, अफ्रीका में है या फिर यूरोप में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया। तो सबसे पहले अगर मैं अंटार्कटिका की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है बर्फ से ये पूरा ढका हुआ है, ठीक है ना, बर्फ से ढका है, इस पे निवास करना मुश्किल है, बर्फ से ढका है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में आपको क्या याद रखना है कि एशिया महाद्वीप में जो है याद रखिएगा कितने देश इसमें शामिल है, एशिया महाद्वीप में जो है कितने देश है। तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में जो है सिर्फ भारत, चीन और जापान ही नहीं, इसके साथ साथ जो है आपको याद रखना है लगभग लगभग जो है 48 देश शामिल है, 48 देश है, ठीक है ना, लगभग 48 देश है। जिसमें से आपका जो है और एग्जांपल अगर मैं ले लूं 48 देश में कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है ना, भारत, चीन, जापान हो गया जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। आपको इसके अलावा भी और ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है ना, और कौन कौन सा हो गया। तो इसके बाद जो है याद रखिएगा सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा रूस हो गया, रूस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है देश शामिल है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये जो है आपका कौन से स्थित कहाँ है गाइस। तो याद रखिएगा ये जो है आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और उत्तरी और पूर्वी,
उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है विश्व की लगभग 60% आबादी जो है यहीं रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है याद रखिएगा विश्व की लगभग 60% आबादी जो है यहाँ पे रहती है, ठीक है ना, 60% आबादी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है एशिया, यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा गया था कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो याद रखिएगा एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश। तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है ये आपका हो गया मालदीव। मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और वही अगर पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश आपको दो याद रखना है। पहला याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पे, और दूसरा याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पे, और दूसरा याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पे। दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है जनसंख्या के आधार पे कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पे हो गया आपका चीन, और जो है क्षेत्रफल के आधार पे हो गया आपका रूस। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है एशिया महाद्वीप जो याद रखिएगा ये जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए जो है सबसे अधिक जो है माना जाता है। तो सबसे अधिक पश्चिमी भारत माना जाता है, दक्कन का पठार, सिंधु गंगा के मैदान, या फिर पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान जो है ये चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए जो है सबसे अधिक माना जाता है। ये अगर मैं बात करूँ तो ये मैदान जो है याद रखिएगा भारत के जो है उत्तर और पूर्वी भागों में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मैदान जो है भारत के उत्तर उत्तर और पूर्वी भागों में फैला है। अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है, तो याद रखिएगा ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और याद रखिएगा ये बांग्लादेश में भी फैला हुआ है, ठीक है ना। और याद रखिएगा और कहाँ तक ये फैला हुआ है, ये बांग्लादेश तक फैला हुआ है, बांग्लादेश तक, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपका सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है ना। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में याद रखना है कि ये जो है इसके उत्तर में क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इसके उत्तर में जो है वो है हिमालय, उत्तर में हिमालय है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा उत्तर हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है दक्षिण में क्या है गाइस, तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में जो है इसके जो है विंध्यन और सतपुड़ा है, विंध्य और सतपुड़ा है, ठीक है। दक्षिण हो गया। इसके बाद याद रखिएगा इसके जो है पश्चिम में क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पश्चिम में है थार मरुस्थल है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा ये जो है सिंधु गंगा का मैदान जो है यहाँ से जो है
कौन कौन सी नदी जो है मतलब कि ये होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से जो है कौन कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ की जो प्रमुख नदी हो गई वो सिंधु हो गई, सिंधु नदी हो गई, सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यमुना हो गया, यमुना नदी। इसके बाद याद रखिएगा ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब जो है ये नदी यहीं से प्रभावित होती है, ठीक है ना। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट और इसके बारे में नोट कर लीजिएगा कि यहाँ की जो है बहुत ज्यादा मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है ना। ये जलोढ़ मिट्टी है, तो याद रखिएगा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। अगर पूर्वी तटीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी, यहाँ पे जो है धान के लिए भी ये सबसे ज्यादा जो है अधिक माना जाता है, धान की फसल के लिए, लेकिन सिर्फ धान की फसल के लिए। और आपसे क्वेश्चन में जो है ये चावल और गेहूं दोनों बोला है, ठीक है ना। तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका सिंधु गंगा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चावल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है चावल और गेहूं की अगर मैं बात करूँ तो चावल आपका जो होता है, चावल की खेती ये खरीफ मौसम में होता है, और जो गेहूं की खेती होती है ये रबी मौसम में होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं चावल की बात करूँ, चावल की खेती, चावल की खेती कौन से मौसम में होती है गाइस, ये देखिएगा चावल की खेती जो है ये आपका खरीफ मौसम में होती है, खरीफ मौसम में। खरीफ मौसम में यानी कि ये जुलाई और अक्टूबर में जो है याद रखिएगा इसको जो है जुलाई में इसको बोई जाती है, अक्टूबर में इसे काटा जाता है। चावल की खेती खरीफ होती है, और जो गेहूं की खेती होती है, गेहूं जो है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका रबी फसल है। गेहूं की ये जो है रबी मौसम में होती है, यानी गेहूं जो है ये आपका रबी मौसम ये रबी की फसल है, ठीक है ना, गेहूं की खेती। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, न्याय पंचायत है, या फिर ग्राम सभा है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ठीक है ना। ग्राम सभा जो होता है ये क्या होता है, याद रखिएगा ये पंचायती राज की जो है इसे मूल इकाई माना जाता है, पंचायती राज की मूल इकाई माना जाता है, ठीक है। इसका याद रखिएगा कि इस गांव में जो है याद रखिएगा जो है 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक जो है ये शामिल होते हैं, ठीक है ना। 18 वर्ष के ऊपर के नागरिक शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका न्याय पंचायत जो ये क्या होता है, ये न्यायिक कार्य करती है, ठीक है ना। न्याय पंचायत जो है ये क्या होता है, ये न्यायिक कार्य करती है, न्यायिक कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं जिला परिषद की बात करूँ, जिला परिषद जो है ये आपका उच्च स्तर की निकाय होती है, ठीक है ना। उच्च स्तर की ये निकाय होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है ग्राम पंचायत जो है ये क्या होता है, ये कार्यकारी निकाय होती है, कार्यकारी निकाय होती है। अच्छा, ग्राम सभा जो है ये कौन से अनुच्छेद में है, इसकी परिभाषा जो है कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 243 के बी में, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, आटाकामा मरुस्थल कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं, गोबी मरुस्थल कहते हैं, या फिर जो है सहारा मरुस्थल। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें गाइज तो याद रखिएगा ये जो है भारत के कहाँ है गाइज, तो याद रखिएगा भारत के ये राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ये है
इसका भाग जो है राजस्थान में, और जो है इसका कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यह देखिएगा ये जो है थार मरुस्थल जो है एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ से जो है कौन सी नदी बहती है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है, तो लूनी नदी यहीं से बहती है। ठीक है ना, लूनी नदी बहती है यहाँ से। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है भारत का सबसे जो है बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है guys, ये जो है इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शहर के बारे में, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका बीकानेर जो है ये सब जो है जैसलमेर, ये सब जो है ये स्थल शामिल है। थोड़ा सा मैं अटाकामा मरुस्थल के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल जो है ये आपका कहाँ है, ये आपका जो है दक्षिण अमेरिका में है, और दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका में है, अमेरिका में है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल है। ठीक है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यह देखिएगा आपका जो है सहारा मरुस्थल की अगर मैं बात करूँ, सहारा मरुस्थल, तो ये आपका कहाँ है सहारा मरुस्थल, तो ये है आपका उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो सहारा मरुस्थल जो है देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म, गर्म मरुस्थल है। ठीक है। और अगर मैं गोबी मरुस्थल की बात करूँ, तो ये आपका कहाँ है, मंगोलिया और चीन में है। याद रखिएगा ये ठंडा मरुस्थल है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किसका निर्माण हुमायूं ने करवाया। तो हुमायूं ने किसका निर्माण करवाया, शेरे मंडल का, सरके आजम का, या फिर आराम बाग का, या फिर जो है रोहतासगढ़ किला का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरे मंडल का निर्माण करवाया। शेरे मंडल की बात करूँ तो गाइस ये देखिएगा इसका निर्माण काल जो है ये कब से कब तक है, इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था। तो याद देखिएगा इसका निर्माण 1530 से 1540 के बीच हुआ था। 1530 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और 1540 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका निर्माता कौन है, निर्माता हुमायूं, निर्माता कौन है, हुमायूं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ है आपका, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में है। ये कहाँ है आपका, तो ये जो याद रखिएगा ये दिल्ली में है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो है यहीं पर जो है 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी, यहीं पर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, पुस्तकालय की सीरीज से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये इसका निर्माण किस, ये कौन सी गई, तो याद रखिएगा ये अष्टकोणीय ये जो है वेधशाला थी। ठीक है ना। इसके बारे में ये भी याद रख लीजिएगा, ये अष्टकोणीय वेधशाला थी, वेधशाला थी। ठीक है।
जिसको हुमायूं ने किसके लिए बनाया था? खगोल अध्ययन के लिए बनाया था, ठीक है ना। और यहीं के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से जो है हुमायूं की मौत हो गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सड़क आजम, सड़क आजम का निर्माण किसने करवाया? तो सड़क आजम का निर्माण जो है ये शेरशाह सूरी ने कराया। शेर शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कराया था, ठीक है। ये सड़क जो है याद रखिएगा, ये जो है आपके बंगाल से लेकर जो है ये पंजाब तक जाती है, ठीक है ना, ये सड़क, जिसे हम जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसका निर्माण अगर मैं बात करूँ, इसका निर्माण कब हुआ है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ है 1540 से 1545 ईस्वी के बीच, ठीक है। इस जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका आराम बाग, आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो आराम बाग का निर्माण जो है ये बाबर ने करवाया था। किसके द्वारा हुआ था? बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। और याद रखिएगा ये आपका स्थान कौन सा स्थान पर है? आपका आरामबाग स्थान, तो ये है आपका आगरा में, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है भारत का पहला मुगल शैली बाग था। भारत का पहला मुगल शैली, मुगल शैली का बाग था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रोहतासगढ़ का किला, तो रोहतासगढ़ का किला जो है ये प्राचीन काल में जो है इसकी बात करूँ तो गाइज इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ के किला को जो है शेरशाह सूरी ने ही बनाया था, लेकिन इसका बनाया नहीं था, इसका पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु जाना जाता है, केरल जाना जाता है, मेघालय या फिर गुजरात। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है बेंगलुरु जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बेंगलुरु क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है IIT हब है। इसे क्यों सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका आई आईटी, आईटी क्या है? आईटी हब है आपका। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टअप है, स्टार्टअप, स्टार्टअप और प्लस क्या है? और राजधानी है। राजधानी क्या है? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है आपका जो है फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, इस सब का जो है स्टार्टअप कहाँ से हुआ है? फ्लिपकार्ट और स्विगी का स्टार्टअप भी जो है यहीं से हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि इसरो का मुख्यालय है। और क्या है guys? यहाँ पे हो गया आपका इसरो का, इसरो का क्या है? इसरो का मुख्यालय है, ठीक है, बेंगलुरु में ही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, अमेजोन हो गया, ये सब कंपनी की जो ऑफिस है ये सब कहाँ है? ये सब यही है। जैसे अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, गूगल की जो है कंपनियों की ऑफिस, ठीक है ना, कंपनियों की ऑफिस है, ऑफिस है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये जो है केरल, केरल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा केरल को क्या कहा जाता है? केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली इसे कहा जाता है, तो भारत भारत का मसालों का बगीचा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये जो है आपका मेघालय, मेघालय को क्या कहा जाता है गाइस? तो मेघालय को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड, ठीक है, कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा करता है? तो अनुच्छेद 12 नागरिकता की परिभाषा करता है, राज्य का मौलिक अधिकार का, या फिर आपातकाल का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राज्य का परिभाषा करता है अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 जो राज्य का परिभाषा करता है ये क्या करता है, ठीक है ना। तो जो आपका जो है अनुच्छेद 12 जो है भाग 3 आपका कौन सा आता है? भाग 3 आपका मौलिक अधिकार आता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मैं आपको समझा रही कि ये राज्य का जो परिभाषा करता है किस तरीके से। तो ये जो है ये क्या करता है, मौलिक अधिकार भाग जो आपका 3 है, ठीक है ना, भाग 3 की जो है मौलिक अधिकार की, ये क्या करता है, शुरुआत करता है, शुरुआत करता है, ठीक है ना, शुरुआत करता है। यानी कि ये क्या बताता है कि राज्य जो है वो किसे माना जाएगा। ये क्या बताता है कि राज्य जो है, ये राज्य की परिभाषा करता है, तो राज्य किसे माना जाएगा, राज्य किसे माना जाएगा। तो इसके तहत जो है राज्य किसे माना जाएगा गाइस, तो राज्य किसे माना जाएगा, इसके तहत जो है केंद्र और राज्य सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारें, ठीक है, सरकारें हो गई। इसके बाद यह देखिएगा संसद हो गया, संसद और विधानसभा हो गई, संसद और राज्य विधानसभा हो गई, ठीक है ना, राज्य विधानसभा हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्थानीय निकाय हो गई। स्थानीय निकाय मतलब समझते हैं ना, स्थानीय निकाय मतलब आपका नगर पालिका पंचायत वगैरह हो गया स्थानीय निकाय। या फिर जो है सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्थान या फिर एजेंसी होती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन करने पर जो है क्या होता है, इन संस्थाओं को जो है याद रखिएगा, इन संस्थाओं को जो है उत्तरदायी ठहराया जाएगा, ठीक है ना। इस ये जो है, ये जो संस्था है guys, याद रखिएगा, अगर मौलिक अधिकार का, ठीक है ना, इसके तहत क्या है कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार का उल्लंघन पे इसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अनुच्छेद 12 आपसे यही कहता है, ठीक है ना, तो समझ गए। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं नागरिकता की बात करूँ तो नागरिकता जो है ये आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में जो है ये नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में आपका नागरिकता दिया हुआ है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार आपका किसमें, मौलिक अधिकार आपका आ जाएगा 12 से लेकर के 35 तक जो है अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार आता है, ठीक है। आपातकाल आपका अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 12 में आपका राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि समान तापमान और दबाव समान आयतन वाली गैसों के समान संख्या में अणु होते हैं। तो बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, या फिर डाल्टन का नियम। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो ने जो नियम दिया था, इन्होंने क्या सूत्र दिया था, इन्होंने दिया था वी एन के समानुपाती, यानी वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये किसके है, एन के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अनुपाती। जहां पे v जो है ये क्या हो जाएगा, v जो है v जो होता है ये आपका क्या होता है, v बराबर होता है आपका आयतन, और n बराबर आपका क्या होता है, n बराबर आपका होता है मोल, ठीक है ना। तो इसके कहने का ये मतलब है कि जो है ये क्या कहता है कि समान ताप और दबाव पर जो है ये जो है समान आयतन वाली गैसों में जो है ये समान संख्या में अणु होते हैं, ठीक है ना, इनका कहना ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर आपका विंध्यन पहाड़ी स्थित है, पलकोंडा पहाड़ी, नीलगिरी, या फिर सतपुड़ा।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो है याद रखिएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो है याद रखिएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि नीलगिरी की जो है याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपको याद रखना है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा, ठीक है। अगर दोदा बेट्टा की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है याद रखिएगा, नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है ना, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, 2004 में जो इसे मानव और जयमंडल कार्यक्रम के तहत जो है इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है ना, 2004 में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है ना, ये किसके द्वारा? मानव और जयमंडल कार्यक्रम के तहत। मानव और जयमंडल कार्यक्रम के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की होती है? तो बॉक्साइट अयस्क से मैग्नीशियम होती है, लोहा होती है, एल्यूमिनियम होती है या फिर तांबा होती है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का जो है प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट जो है याद रखिएगा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि ये जो है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जो है शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त की जाती है? तो याद रखिएगा जो बायर प्रक्रिया ना, बायर प्रोसेस, बायर प्रक्रिया, बायर प्रक्रिया जो है इसके द्वारा जो याद रखिएगा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त की जाती है। शुद्ध एल्यूमिना, एल्यूमिना प्राप्त की जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक और प्रक्रिया होती है, कौन सी होती है? फिर होती है हेरोल्ट विधि। ठीक है ना, हेरोल्ट विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। हेरोल्ट, हेरोल्ट विधि, हेरोल्ट विधि से क्या होता है? एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा जो आपका जो है और कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है याद रखिएगा ये डोलोमाइट से प्राप्त होता है। मैग्नीशियम जो है ये किससे प्राप्त होता है? डोलोमाइट से। डोलोमाइट से प्राप्त होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लोहा जो है याद रखिएगा, लोहा जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। तो लोहा जो है याद रखिएगा हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। और इसके बाद जो है आपका तांबा, तांबा जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो तांबा जो है याद रखिएगा ये होता है चालकोपाइराइट से। चालको चालकोपाइराइट चालकोपाइराइट या फिर जो है मालाकाइट से प्राप्त होता है, या मालाकाइट मालाकाइट से प्राप्त होता है। जगह नहीं था तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अंतरराज्यीय नदियां जल, या फिर प्रादेशिक क्षेत्र और ईईजेड, अंतरराज्यीय नदियां और झीलें, या फिर भूजल भंडार। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, जो 40वां जो है ईईजेड मतलब समझते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ईईजेड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो याद रखिएगा ये जो है किसके द्वारा है गाइस? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार जो है ये समुद्री क्षेत्रों की जो श्रेणी जो है ये संसद के विधायी अधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। कौन से? 40वां संविधान संशोधन। 40वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके तहत एक अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसके तहत जो है याद रखना है आपको, जो है आपका जो है संघ सूची में जो है इसे जोड़ा गया था। संघ सूची संघ सूची में जोड़ा गया था। संघ सूची में क्या क्या जोड़ा गया था? तो संघ सूची में आपका जोड़ा गया था भारत सरकार के समुद्री क्षेत्र को जोड़ा गया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? प्रादेशिक जल, यानी कि जो है प्रादेशिक जल, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? ईईजेड को हम क्या कहते हैं? विशेष, वहां पे इंग्लिश में लिखा दी, यहाँ पे हिंदी में लिखा देती हूँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र हो गया। और इसके बाद जो याद रखिएगा, और आपका जो है महाद्वीपीय शेल्फ हो गया। महाद्वीपीय, इस तीन को जो जोड़ा गया था वो किस में जोड़ा गया था? संघ सूची में जोड़ा गया था, ठीक है ना। संघ सूची में जोड़ दिया गया था। उसके बाद जो है ये आपका जो है पूछा जाता है कि जो संशोधन किया गया था, कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद अनुच्छेद आपका जो है 297 में संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो याद रखिएगा, इसमें संशोधन करने के बाद जो है संसद को जो है याद रखिएगा इन क्षेत्रों पे जो है प्रादेशिक, यहाँ पे जो मैं 3 क्षेत्र लिखाई हूँ संघ सूची में, ये अब संसद को इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार हो गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दक्कन मार्ग डैश के बीच स्थित है। तो दक्कन मार्ग किसके बीच स्थित है? दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच, लिटिल और ग्रेट निकोबार के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, या फिर मध्य और दक्षिण अंडमान के बीच। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या करता है गाइस? याद रखिएगा ये दक्षिण अंडमान और जो है ये आपका जो है दक्कन मार्ग जो है दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच है, यानी कि जो है इन दोनों को अलग कौन करता है? तो दक्षिण और लिटिल अंडमान को अलग कौन करता है? दक्कन मार्ग अलग करता है, ठीक है ना। इसके बाद लिटिल और ग्रेट निकोबार जो है ये द्वीप जो है आपको याद रखिएगा निकोबार समूह में है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है? ये निकोबार समूह में है। निकोबार समूह में, ठीक है ना। इसके बाद समूह में है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये कौन सा है? उत्तर और मध्य अंडमान। तो उत्तर और मध्य अंडमान जो है याद रखिएगा ये द्वीप जो है उत्तर में है, ठीक है ना।
ये किस साइड है? ये उत्तर में है। और मध्य और दक्षिण अंडमान की अगर मैं बात करूं, तो मध्य और दक्षिण अंडमान जो है ये दक्कन मार्ग के पास है, ठीक है ना, ये दक्कन मार्ग के पास है, दक्कन मार्ग के पास है, बीच नहीं है, ठीक है ना, पास है। बीच में तो आपका दक्षिण और लिटिल अंडमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा त्योहार है? तो होला मोहल्ला जो है इस्लाम से जुड़ा त्योहार है, जैन धर्म से, सिख धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होला मोहल्ला जो है, ये याद रखिएगा, ये जो है आपके सिख धर्म से है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा होला मोहल्ला कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है होली के अगले दिन से शुरू होकर जो है ये 3 दिन तक चलता है। होली के अगले दिन से शुरू होकर, अगले दिन से शुरू होकर कितने दिनों तक शुरू होकर 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक चलता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी गाइस, याद रखिएगा ये जो है गोविंद जी ने की थी 1701 ईस्वी में। इस होला मोहल्ला की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत, तो इसकी शुरुआत की थी गाइस, याद रखिएगा किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी गाइस इसकी शुरुआत? तो 1701 ईस्वी में, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण है? कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो है इस दोनों को अभिक्रिया कराने पे क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब इसका आंसर आप तभी कर पाते जब आपको इसका सूत्र पता होता। तो सबसे पहले चलिए, इससे तो नहीं समझ पाएंगे, सबसे पहले सिंपली हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका सी, अलग कलर ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड का हो गया, प्लस आप इसको क्या बोला है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, ठीक है ना। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये दोनों अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 होता है, और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड आपका हो गया 2HCl। ये आपका किस में है बताइए, देखिए ऑप्शन ए या बी या सी में। CaCl2 प्लस H2SO4 प्लस CaSO4 प्लस 2 ये आपका ऑप्शन ए में, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का जो है चित्रण किया गया था? तो गोरैया का, मोर का, यूनिकॉर्न का, घोड़ा का। देखिए कितना कंफ्यूजन वाला है। बहुत लोग कुछ सोच रहे होंगे कि एक सींग वाले का जो है सबसे ज्यादा चित्रण मिला है, एक सींग वाले गेंडे का, एक सींग वाले गेंडे का, गेंडे का, और एक सींग वाले गेंडे को ही क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहा जाता है इसे, यूनिकॉर्न कहा जाता है, कहा जाता है। जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ 20 तक पहुंचकर पूरा एंड तक देखे हैं, उन लोगों से आप लोगों का जो है, आप लोग बहुत मेहनत करें ये, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है जो पूरा पूरा सेशन देखता है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। सब 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं। एंड ट्रस्ट में गाइस, अगर आपने 20 क्वेश्चन देखा है तो प्लीज आप एक बार जरूर थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि मैं ये देखना चाहूंगी कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जिन्हों जो 20 तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। अच्छा नहीं लगा, अगर आपको चीजें समझ आई है, हमसे मैं पढ़ाने का जो तरीका था उससे अगर आपको बहुत सारा हेल्प मिला है, आपको बहुत सारी फायदा हुई है, चीजें समझ आई है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है।